लास्ट टॉपिक है आप लोगों का सेकंड चैप्टर का, जिसमें हम बायोलॉजिकल मेथड कर रहे थे। बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड जिसके ज़रिए मुख्तलिफ थ्योरीज, लॉज और प्रिंसिपल बनते हैं, उसका सारा एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरह होता है और सारा प्रोसेस हम लोगों ने देख लिया था। हमने क्या ऑर्गेनाइज किया जाता है। मैं ये आप लोगों को करवा रहा था लास्ट टॉपिक, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं किसी भी बायोलॉजिकल मेथड में, क्योंकि आप जब एक्सपेरिमेंटेशन कर लेते हैं, आपने सारा काम कर लिया होता है, तो अगला स्टेप आता है कि आप अपना डेटा जो है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करके आप उसमें से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है उसको अगले बंदे को समझाने की कोशिश या बताने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो डेटा जो है वो डेटा ऑर्गेनाइजेशन, और जो हम रिजल्ट्स रिपोर्ट करते हैं ना मुख्तलिफ सेमिनार्स वगैरह में, उनको सपोर्ट हमारा डेटा ही करता है। तो डेटा को पहले तो डिफाइन कर लेते हैं। डेटा क्या चीज़ होती है? डेटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन। अच्छा, डेटा कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन सच ए नेम, डेट्स, वैल्यूज मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। कि जब आपने एक्सपेरिमेंटेशन कर ली तो डेटा आपके पास आता है, और डेटा कुछ भी हो सकता है। इंफॉर्मेशन होती है बेसिकली नेम्स की फॉर्म में, वैल्यूज की फॉर्म में, डेट्स की फॉर्म में। और ये सब चीज़ें आपने कहाँ से हासिल की होती हैं? ये चीज़ें आपने अपनी ऑब्जर्वेशंस या एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल की होती हैं। अब आपने करना क्या होता है? आपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना होता है। डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं, अब आप लोगों को शायद ना पता हो, अक्सर मुझसे जो बच्चे कहते हैं ना कि सर मैं बायो मैथ से बहुत तंग होता हूँ, जिसकी वजह से मैं क्या रखता हूँ, बायो रखता हूँ। तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि भाई आप डॉक्टर बन जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, अल्टीमेटली आप मैथ और स्टैट्स वगैरह से बच नहीं सकते। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जैसे रिसर्च वगैरह का काम है, तो रिसर्च में भी जो है वो टूल्स यूज हो रहे हैं, जो काम किया जा रहा है, जो डेटा के साथ सारा प्रोसेस किया जा रहा है, वो किस में आएगा? मैथ्स या स्टैट्स में ही आता है। तो डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम क्या कहते हैं कि पहले तो ये कि आपने जब आपने टेस्ट करना होता है हाइपोथेसिस या फॉर्मुलेट करने हाइपोथेसिस, तो साइंटिस्ट पहला काम ये करता है कि डेटा को कलेक्ट करता है और ऑर्गेनाइज करता है। और एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक साइंटिस्ट के पास एक डेटा होता है या कलेक्शन होती है मेथड्स की, जिनके जरिए डेटा कलेक्शन होती है, जिसके ज़रिए जो है वो आगे फिर अपना एक्सपेरिमेंट करता है कि पहले क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, पहले क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो एक साइट पर उसने एक जगह पर जो है वो रखी हुई होती है। वहाँ पर भी डेटा ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। डेटा ऑर्गेनाइजेशन से फ़ायदा क्या होता है? इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट, कि ये आपके क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट को इम्प्रूव करता है। डेटा को ऑर्गेनाइज किस तरीके से किया जा सकता है? ग्राफिक्स बना के या टेबल्स बना के या फ्लो चार्ट्स, मैप्स और डायग्राम्स बना के डेटा को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। अब ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसमें 3 बातें हो रही हैं मेन। ठीक है, पहली बात क्या हो रही है कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन की साइंटिफिक मेथड में कहाँ पर ज़रूरी होती है या बायोलॉजिकल मेथड में कहाँ पर ज़रूरत होती है। तो उसका आंसर आपका ये इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट से लेकर ये कलेक्शन मेथड्स तक आ जाएगा। ठीक है, फिर ये पूछा जा सकता है कि भैया जी आप इतने अरसे से पढ़ रहे हो, मुझे ये बताओ कि आपका डेटा ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा क्या होता है? तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके क्वालिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट बेहतर होती है। और फाइनली पूछा जा सकता है कि डेटा ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से की जा सकती है, या डिफरेंट फॉर्मेट डेटा ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं। तो उसमें ग्राफिक्स, टेबल, चार्ट्स, मैप्स और डायग्राम्स आ जाते हैं। तो ये 3 पॉसिबल चीज़ें निकल आती हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन में से। डेटा ऑर्गेनाइजेशन या डेटा की डेफिनेशन में आप लोगों में से किसी को कोई मसला है तो मुझे बताइए। अहमद? नहीं गुड। मुझे नहीं ये नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आ रही है डेटा एनालिसिस। हमने डेटा को ऑर्गेनाइज कर लिया, फैक्ट्स एंड फिगर्स लिख लिए, ग्राफ्स ड्रॉ कर लिए,
अगर कोई और प्रोसेस करना था डेटा का, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस, वो कर लिया। अब उस डेटा की मदद से इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, तो डेटा एनालिसिस नेसेसरी होती है ताकि आप अपने हाइपोथेसिस को क्या कर सकें, प्रूव कर सकें या डिसअप्रूव कर सकें। और इसके लिए जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज होती है, उसमें आपके टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का प्रॉपर एक काम होता है, उसका एक रिसर्च वर्क में आता है, और उसके लिए बाकायदा स्टैटिशियंस भी हायर करते हैं जो बायोलॉजिस्ट और बाकी साइंसेस से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये बड़ा टेक्निकल काम होता है। ठीक है कि ये नहीं है कि ले मैन है वो समझ जाएगा। अब आगे चले तो ये काम करने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किए जाते हैं, जहां पर बहुत से मेथड यूज किए जाते हैं स्टैटिस्टिकल। उनमें से दो यहाँ पर मेंशन है, एक है रेशो और एक मेंशन है हम रेशो एंड प्रोपोर्शन कहते हैं। एमन आवाज आ रही है? बहुत ज्यादा रुक गई है। कॉल आ रही थी, अब आ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि रेशो एंड प्रोपोर्शन, जब आपका रिलेशन दो नंबर्स के दरमियान, ए और बी के दरमियान, टर्म्स ऑफ क्वोशंट यानी ए बाय बी के फॉर्म में हो, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, हम उसको रेशो कहते हैं, रेशो ऑफ वन नंबर टू द अदर। और रेशो को आप, एक सेकंड ये हिल गया थोड़ा सा, एक मिनट दें। अच्छा, रेशो को आप किस तरीके से, आप किसी भी रेशो को डिवीजन का मार्क लगा के भी लिख सकते हैं और कोलन का साइन भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, और वो एग्जांपल क्या है कि फर्ज करें, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक इंफॉर्मेशन है कि मलेरियल पेशेंट्स और नॉर्मल पर्सनस के दरमियान आपने एक जगह पर सर्वे किया, रिसर्च की, डाटा लिया, आपको पता चला कि अगर आपने टोटल कितने का 200% का टेस्ट लिया है, तो उनमें से कितने को मलेरिया है, 50% को मलेरिया है। और अगर आप इस चीज को किस में लिखना चाह रहे हैं, रेशो में लिखना चाह रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि 50/200 रेशो है किसके दरमियान, मलेरियल पेशेंट्स के दरमियान और टोटल पर्सन्स के दरमियान। ठीक है, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लें, कटिंग वगैरह करें, तो ये रेशो क्या बन जाएगी, 1/4। और 1/4 को हम जहाँ पे बाय यूज करते हैं, वहीं पर आप 1/4 का भी सिंबल यूज किया जा सकता है। और इसके अलावा 1/4 इस तरीके से कोलन का साइन यूज करते हुए भी लिखा जा सकता है। इसका क्या मतलब है, कि इसका मतलब ये है कि अगर आप कहीं पर किसी जगह पर डाटा की है, तो हर 5 बंदों में से, टोटल तो 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए ना, तो हर 5 बंदों में से एक बंदे को लाजमी तौर पे क्या निकलेगा, मलेरिया निकलेगा, या उसको मलेरिया होगा। और जो बाकी बंदे हैं, यानी 5 में से 4 बंदे हैं, उनको मलेरिया ना होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेशो की मदद से बेसिकली तनासुब लिख रहे होते हैं, कि एक टोटल चीज में से, रिलेटिव टर्म है ये भी, कि आप रिलेट कर रहे होते हैं कि कितना आपका जो ऑब्जर्व डेटा है उसमें रेशो के जरिए आपने प्रोपोर्शन और इसकी तरफ भी जाना है। यहाँ तक हमने सिर्फ रेशो को डिफाइन किया, अभी हम प्रोपोर्शन की बात नहीं की। ठीक है, रेशो का आइडिया आपको मेरा ख्याल है हो गया होगा, हम काफ़ी अरसे से छोटी क्लासेस में भी करते रहे। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ ताकि अगर कोई कंफ्यूजन है क्लियर हो जाए। और वो एग्जांपल क्या है कि आप लोग छोटी क्लासेस में इस तरीके का, इस टाइप की शेप होती थी, उसके अंदर 3 लाइनें लगी होती थी, और यहाँ पर एक के अंदर वो कोई कलर कर देते थे या शेड कर देते थे, और पूछते थे कि भाई इस बॉक्स में रेड कलर की रेशो क्या है। ठीक है, या रेड कलर को फ्रैक्शन में लिखें, तो आप क्या लिखते थे आंसर, 1/3। ठीक है, टोटल में से कितना, एक जो है वो कौन सा कलर है, रेड कलर है। तो रेशो क्या बनेगी कि हर 3 बॉक्सेस में, अगर इस तरह की शेप ढेर सारी हो, कि एक क्लास को छोड़ के ढेर सारी क्लासेस हो, तो वहां पर आपकी रेशो क्या बनेगी कि हर 3 बंदों में से या हर 4 बंदों में से, ये मैंने टोटल की और रेड की रेशो बताई है। ठीक है, ये रेशो बिटवीन रेड एंड क्या कहना चाहिए, येलो बॉक्सेस नहीं है, ये मैं टोटल से रेशो ली है। जब हम उसकी लेंगे रेशो किसके साथ, येलो बॉक्सेस या बाकी बॉक्सेस से, तो फिर वो 1/2 आएगी।
ठीक है, कि हर 3 में से कितने 1 जो है वो क्या होंगे, कलर रेड कलर के होंगे और बाकी 2 जो है वो क्या होंगे, येलो कलर के होंगे या प्लेन होंगे। तो वो आपका डिपेंड करता है कि आप किन चीज़ों के दरमियान रेशो ले रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था कि वो टोटल की और रेड की रेशो का, ठीक है, मैंने ये नहीं कहा था कि आप मुझे बताएं कि इसकी किस तरह निकलेगी, या आप रेड और प्लेन की बताएं या रेड और येलो कलर की बताएं। तो इस तरीके से हम रेशो लिखते हैं। अब नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, प्रपोर्शन पे। ठीक है, प्रपोर्शन क्या होगी, प्रपोर्शन भी आप लोग करते रहे हैं लेकिन मैं बताऊंगा कि प्रपोर्शन क्या होती है। जब आप दो रेशोज के दरमियान इक्वल्स टू डाल दें तो वो क्या कहलाएगी, प्रपोर्शन कहलाएगी। एग्जांपल दिए जैसे a रेशो b इक्वल्स टू c रेशो d है, तो हम कहेंगे ये प्रपोर्शन है दो रेशोज के दरमियान। प्रपोर्शन को हम 2 दफा साइन डाल के भी लिख देते हैं। इसमें अगर अब देखें इसमें कितनी वैल्यूज हैं, ए बी सी और डी, 4 वैल्यूज हैं, जिनमें से अगर आपको कोई सी 3 वैल्यू पता हो तो आप चौथी फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए जो हमने किया वो भी है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की टेक्निक यूज की जाती है, और ये आपकी क्या कहलाती है, प्रपोर्शन कहलाती है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं आगे, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें उन्होंने रेशो प्रोपोर्शन की बात की है। एक बायोलॉजिस्ट है, अच्छा, a biologist can calculate how many birds will get malaria when he allows infected mosquitoes to bite 100 healthy sparrows। के एक जगह पर मलेरिया की बीमारी फैली हुई है बर्ड्स के अंदर, और वो चेक करना चाहता है बायोलॉजिस्ट के कितनी बर्ड्स को जो है वो मलेरिया हो जाएगा या हो सकता है अगर मैं कहाँ पर इन्फेक्टेड मॉस्किटोज को छोड़ दूं कि वो 100 हेल्थी स्पैरोज को क्या कर सकें, बाइट कर सकें। तो उनके बाइट करने की वजह से इनमें से कितनों को जो है वो क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक है, तो ये जो 100 स्पैरोज हैं ये आपका कंट्रोल ग्रुप है या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है क्योंकि इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। अच्छा, अब इस एक्सपेरिमेंट में आपने क्या किया कि 20 स्पैरोज को, सॉरी, व्हेन ही अलाउड मॉस्किटोज टू बाइट 20 स्पैरोज, 14 आउट ऑफ देम गॉट मलेरिया। कि वो 100 चिड़ियों पर जो है वो रिस्क नहीं लेता, वो 100 की बजाय कितने पे रिस्क लेता है, 20 पे, 20 पे रिस्क लेता है और 20 को अलाउ कर या 20 पे मच्छर छोड़ देता है जिनके अंदर मलेरिया बीमारी है। तो क्या होगा कि उनमें से वो देखता है कि सिर्फ 14 जो है उनको मलेरिया हुआ। ठीक है, अब वो इस चीज को यूज करेगा और फाइंड करेगा कि अगर मैं 20 के बजाय 100 में छोड़ता तो फिर कितनों को मलेरिया होता। इसी तरह अब आप लोगों के जैसे ये कोरोना, एक हमें पता है कि इसकी ये बहुत तेजी से फैलता है, या फैलता है तो वो एक बड़ा लंबा इफेक्ट जो है वो चल पड़ता है। तो उसके लिए भी ये टेस्ट किया जा सकता है कि आप एक हेल्दी एक कमरे में या एक हॉस्पिटल में या एक जगह पर आप 3-4 ऐसे बंदों को वहाँ पर फ्रीली घूमने देते हैं जिनको किसी टाइम पे कोरोना हुआ तो और उन्होंने उससे क्या कर लिया, रिकवर कर लिया, और फिर आप उनको कहते हैं कि किसी किस्म के परहेज ना करें, मास्क यूज ना करें वगैरह वगैरह, और आप उनकी जो स्टडी करेंगे उसकी बेसिस पे आप उसको एक्सपेंड करके उसी की रेशो में रिजल्ट्स को यूज करते हुए आप पूरे कंट्री और फिर पूरी दुनिया की कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, या कम अज कम आप उस रीजन की कैलकुलेशंस कर सकते हैं जहां पर वो लोग मौजूद थे। ठीक है, क्योंकि वेदर और भी फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जब उसने कितने को चेक करना था, 100 को चेक करना था, तो उसने 100 पे रिस्क नहीं लिया बल्कि 20 को जो है उसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कितने में से, 14 में से। तो ये जो इनकी रेशो निकलेगी इसकी मदद से वो फिर 100 के बारे में गैस लगाएगा या कैलकुलेशन करेगा या प्रोबेबिलिटी निकालेगा। और यही चीज़ यहाँ पर आके मैं बात कर रहा हूँ कि फर्स्ट रेशो इन दोनों में क्या बनेगी कि वो कितनी उसने की है, 14 आउट ऑफ 20 जो थे वो क्या हो गए थे, इन्फेक्ट हो गए थे। ऐसे ही हुआ था ना। अच्छा, अब दूसरी रेशो क्या बनती है, हमें इन्फेक्टेड का नहीं पता चला जिसको हम क्या कह रहे हैं, एक्स कह रहे हैं, लेकिन हमें टोटल का पता चल गया जो कि क्या था, 100 था।